आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 25 जुलाई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा के लिए आई सबसे अच्छी खबर, आखिर झुक ही गया इजराइल। ईरान और सऊदी अरब ने मिलाया सुर, गजा की घेराबंदी तोड़ने और मदद पहुंचाने की मांग दोहराई। फ्रांस का आजाद फलस्तीन के लिए बहुत बड़ा कदम, अरब वर्ल्ड ने की जमकर तारीफ, तमा गए इसराइल और अमेरिका। और रूस ने किया दावा, एक ही रात में 105 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। करते हैं शुरुआत अच्छी खबर से। गजा के लिए आज के दौर की सबसे अच्छी खबर आ गई है। भूख से मौत का सिलसिला अब शायद थम सकेगा। चारों तरफ से थू करवाने के बाद आखिरकार इसराइल ने गजा में दूसरे मुल्कों को हवाई जहाज़ों से मदद और राशन दवाइयाँ गिराने की इजाज़त दे दी है, पैराशूट के जरिए। सीज फायर से पहले आज गजा के लिए सबसे बड़ा दिन है। बहुत मुमकिन है कि इसके बाद सीज फायर की खबर भी शायद जल्द ही आ जाए। थू करवाने के बाद आज इसराइल ने यू टर्न लिया है। गजा में भूख से तड़पती लाशें, मरी हुई माएँ और बिलखते बच्चे, पूरी दुनिया ने इसराइल की इस बर्बरता पर उंगली उठाई। तब जाकर नेतन्याहू के होश ठिकाने आए। जो इसराइल कल तक कह रहा था कि मदद हम ही बांटेंगे, जीएचएफ के जरिए बांटेंगे, अमेरिका के साथ बांटेंगे और हमास के हाथ मदद नहीं लगने देंगे, वो इसराइल अब हवा से गिरने वाली मदद को हमास के हाथ लगने से कैसे रोकेगा। जाहिर है इसराइल अमेरिका ने यूएन की जगह खुद मदद बांटने का मंसूबा एक बड़ी प्लानिंग के तहत दिया था। हालांकि वो प्लानिंग नाकाम रही, सो अलग अमेरिका इसराइल की साख और गिर गई। एक और खुशखबरी वाली बात बता दूं, इस खबर में ही दूसरी खुशखबरी है और द जेरुसलम पोस्ट ने उसकी खुद तस्दीक की है। गजा में भूखों को पका हुआ खाना खिलाने के लिए वर्ल्ड सेंट्रल किचन जैसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़े एनजीओ ने काम शुरू कर दिया है। लौट आया है WCK गजा में। जो ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल में इसराइली हमले में अपने वॉलंटियर्स खो बैठी थी, वो अब फिर से गजा के अंदर अपना किचन संभाल रही है, किचन चला रही है, लोगों को पका हुआ खाना खिला रही है, वो लोगों को गर्म खाना खिला रही है, रोटी दे रही है। आज हम और आप में से ज़्यादातर लोग सुकून से खाना खाएंगे। यूनिसेफ ने जुलाई में 5000 बच्चों का इलाज किया था जो भूख से मरने की हालत में थे। ये जुलाई में इलाज अब भी चल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कल ही साफ कहा था कि ये नेचुरल भूख नहीं, ये इंसानों की बनाई गई भूख है। आज कई ममालिक इसराइल पर टूट पड़े और आखिरकार ये फैसला सामने आ गया। इसराइल कह रहा है, हमने पहले भी ब्लॉकेड हटाया था, हम लोगों को राशन दे रहे हैं। मगर दोस्तों, ज़मीन पर हाल ये है जो आज की खबर है कि 120 से ज़्यादा लोग अब तक भूख से मर चुके हैं। अब शायद उस पर कुछ रोक लग जाए, नकेल लग जाए। फिलहाल आज का दिन गजा के लिए उम्मीद लेकर आया है और हो सकता है कि अब जल्द ही सीज फायर की खबर भी आ जाए। मैं वो आपको खबर ज़रूर दूंगा इंशाअल्लाह। बंदे ने सुबह बयान दिया, गजा में कोई असली भुखमरी नहीं है और मैं हमास यानी कि गजा के लोगों को भूखा रखने के हक में हूँ। लेकिन चंद घंटों बाद ही इसराइली फ़ौज यानी कि IDF को मानना पड़ा कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि अब पैराशूट से ही इंसानी मदद गिराने के फैसले पर हमें झुकना पड़ेगा। बेन गुविड तो पहले दिन से गजा को दोबारा कब्जे में लेने, वहाँ के लोगों को निकालने और सारे रास्ते बंद करने की बातें कर रहा है। लेकिन अब उसी की फ़ौज मान रही है कि गजा वाकई भुखमरी की कगार पर है। मतलब साफ है, जिनके पास ताकत है वो सच्चाई से मुंह फेर सकते हैं, लेकिन भूख और इंसानियत के आगे आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब दो खबरें रूस से जुड़ी हुई सुन लीजिए, फिर आपको फ़लस्तीन से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी और अहम खबर बताऊंगा। साथ ही ईरान और सऊदी अरब की जुगलबंदी की भी एक खबर होगी। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछली रात उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 105 यूक्रेनी ड्रोन गिरा दिए। यह हमला साउथ क्रॉसनोदार रीजन में हुआ। यहाँ एक ड्रोन का मलबा एक पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे के ऊपर गिर गया, जिससे 2 लोग जख्मी हो गए। रूस की तास एजेंसी के मुताबिक हमले का असर कई इलाकों में देखा गया। इससे क्रॉसनोदार रीजन की रेलवे लाइन जो है या रेलगाड़ी सर्विस, उस पर असर पड़ा और सिविलियन इलाकों में डर का माहौल भी है। लेकिन बड़ा जानी नुकसान टल गया। जंग में आम लोग लगातार निशाना बनाए जा रहे हैं। रूस ने इसे यूक्रेन की भड़काने वाली कार्रवाई बताया है और कहा है कि जवाबी कदम उठाए जाएंगे। पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात सिर्फ अमन के आखिरी फैसले के लिए हो सकती है, ये बयान क्रेमलिन से आया है और ये दूसरी खबर है। दरअसल यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कई बार रूस के सदर
व्लादिमीर पुतिन से आमने सामने मिलने की अपील कर चुके हैं और इस्तांबुल में हुई मीटिंग्स में भी ये मुद्दा उठाया गया। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस और यूक्रेन के सदर के दरमियान मीटिंग तभी होगी जब अमन का समझौता आखिरी स्टेज पर होगा। पेस्कोव का कहना है कि हमें मीटिंग से इनकार नहीं है, लेकिन पहले अमन की बुनियादी शर्तों पर रजामंदी ज़रूरी है। बढ़ते आगे वापस मिडिल ईस्ट आते हैं। ईरान और सऊदी अरब एक साथ आए हैं और गज़ा के लिए इन दोनों की एक नई जुगलबंदी बन गई है। ईरान और सऊदी अरब ने एक बार फिर गज़ा के लिए अपनी आवाज़ को एक साथ बुलंद किया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। इसमें इसराइली जुल्म, गज़ा की तबाही और इंसानी मदद पहुँचाने के रास्तों पर चर्चा हुई। ईरानी वज़ीर ने गज़ा में भूख, दवाई और ज़रूरी चीज़ों की बंदिशों को सीधा इंसानी नस्लकुशी करार दिया और कहा कि OIC जैसे मुस्लिम इदारों को अब खामोश नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि इसराइली घेराबंदी को तोड़ा जाए, गज़ा के मासूम लोगों तक खाना, दवा और राहत पहुँचाई जाए और इसराइल की तरफ से चलाए जा रहे कत्लेआम को रोका जाए। गज़ा के मुद्दे पर अलग अलग चलने वाले मुल्क भी अब एक सुर में बोल रहे हैं, क्योंकि इंसानियत का कत्ल देखकर अब कोई भी आंखें मूंद नहीं सकता। क्या इन दोनों ममालिक को मानने वाले, इनको चाहने वाले भी अब एक साथ गज़ा के लिए आवाज़ उठाएंगे? चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रों ने यह अनाउंस किया है कि वो फॉर्मली फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद मुल्क के तौर पर इस सितंबर में 2 महीने या 1.5 महीने बाद रिकॉग्नाइज़ करने जा रहे हैं। ये यूरोप का एक ऐसा बड़ा मुल्क है जो G7 में शामिल है। अगर ये मुल्क ये कदम उठा लेता है तो G7 की चूल्हे चरमरा जाएंगी। यूँ समझिए कि अमेरिका जिस तरीके से इसराइल को पाल पोस रहा है या उससे मोहब्बत जता रहा है या उसके बिगड़े हुए बच्चे होने के बावजूद हर तरह से उसकी साइड ले रहा है, उस चीज़ को ठेस लगेगी। यहाँ ये देखिए कि यूरोप अमेरिका की परछाई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो अमेरिका जो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के ख़िलाफ़ है, उसके माइक हग्बी जैसे एम्बेसडर जो तेल अवीव में बैठते हैं वो भी ख़िलाफ़ हैं। वो अमेरिका पूरे यूरोप का दोस्त है, लेकिन यूरोप से आवाज़ फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की उठ रही है। ये हल्की खबर नहीं है, वही खबर नहीं है। इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और ये कहा गया है कि ये वक्त की ज़रूरत है। पूरे मिडिल ईस्ट में एक मुकम्मल अमन के क़याम के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। फ़लस्तीन जब तक आज़ाद नहीं होगा, मिडिल ईस्ट कभी भी चैन और सुकून से नहीं बैठ सकेगा। फिर इस पर कनाडा की जो है वो कनाडा की खबर बीच में ले लीजिए कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर जो है, डिज़ास्टर पर कनाडा ने इसराइल को जो है खूब खरी खोटी सुनाई है। ठीक है, ये एक और मुल्क है जो गज़ा के मसले पर इसराइल को खरी खोटी सुना रहा है। फिर हम फ्रांस वाली खबर पर आ रहे हैं। गल्फ़ की कंट्रीज़ ने फ्रांस के फैसले का खैर मकदम किया है एमेनुएल मैक्रों के। गल्फ़ कंट्रीज़ वेलकम फ्रांस रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए जो फ़ैसला लिया है, ऐलान किया है जो फ्रांस ने, उसका सभी खैर मकदम कर रहे हैं और ये कहा गया है कि इस फैसले से पूरे रीजन में एक बहुत अच्छा सिग्नल भी जाएगा और हमेशा के लिए अमन भी आएगा, क्योंकि फ्रांस G7 मुल्कों में से है। मैं आपको बता दूं, तमाम यूरोपियन स्टेट्स ज़्यादातर जो हैं वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन फ्रांस एक ऐसा मुल्क होगा जो G7 में है। G7 का आप जानते हैं ना कितना भारी भरकम ब्लॉक है। अगर उसमें से कोई ये करता है तो फिर इसका तो मामला है। दुनिया की 7 चुनी हुई कंट्रीज़ हैं, उनमें से कोई एक, 7 पावरफुल कंट्रीज़ में से एक फ़लस्तीन को रियासत अगर तस्लीम करने जा रहा है तो सारे उस रास्ते चलेंगे। इजिप्ट ने भी फ्रांस के इस कदम की जो है वो पूरी तरीके से तारीफ़ करते हुए उसका खैर मकदम किया। इजिप्ट वेलकम्स फ्रांस इंटेंशन टू रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। ये 25 जुलाई की खबर बहुत बड़ी बन रही है। सऊदी अरब ने भी इससे फ्रांस के इस कदम को हिस्टोरिक बताया है, ऐतिहासिक, तारीख़ी। और अंदर क्या पढ़ना, आप हेडलाइन शो में हेडलाइन से ही सब कुछ समझ लीजिए। और उधर आइए, द जेरूसलम पोस्ट इजरायली अखबार, वहाँ आग लग गई है।
धुआं उठ रहा है न जाने कहाँ कहाँ से। नेतन्याहू और इसराइली लीडर्स ने मैक्रोन के इस फैसले को, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत, एक अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम करने और बनाने की जो बात कही है, उन सब ने मजम्मत की है, पूरी तरीके से फूंक गए हैं। उनका कहना है कि ये बयान सीधे सीधे हमास को मदद पहुंचाएगा। अरे हमास के लोग कौन हैं? फ़लस्तीन के लोग हैं। क्यों? उनकी आपसे क्या लड़ाई है? उस पर जाना चाहिए ना। एक अलग रियासत हो जाएगी तो इसराइल के लोग भी सुकून से रहेंगे, गज़ा और वेस्ट बैंक के लोग भी सुकून से रहेंगे। अपनी अपनी फौज होगी, अपने अपने इलाकों पे अपनी अपनी पुलिस और मिलिट्री का कंट्रोल होगा। फिर कोई सेटलर थोड़ी ना कब्जाएगा। ये तुम्हें इसलिए हड़ रहा है। हमास का तो सिर्फ नाम है, फ़लस्तीन को कब्जाना है। वेस्ट बैंक के लिए कल आपने वो निकाल दिया, पास कर दिया बिल। खैर, ये सब जो है वो गालियाँ देने लगे मैक्रोन को। और वहाँ के मिनिस्टर जो हैं इसराइल के, क्या कह रहे हैं? ऑल ऑफ गाजा विल बी ज्यूइश। हेरिटेज मिनिस्टर क्लेम्स इसराइल वर्किंग टू रीसेटल गाजा, कि गज़ा पर फिर से कब्ज़ा करके वहाँ फिर से सेटलमेंट्स बनाने का इसराइल का प्लान है। और इसराइल का हेरिटेज मिनिस्टर जो है वो क्या कह रहा है कि पूरा गज़ा ज्यूइश कॉलोनी होगा, यहूदियों की बस्तियां, यहूदियों की ज़मीन होगा, यहूदी रहेंगे, फ़लस्तीनी नहीं। बताइए, ख्वाब हैं, ख्वाब किसी को देखने से कौन रोक सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।